पर लीक मामले आए दिन सामने आते हैं। पहले हकम सिंह का आया और अभी नीट एग्ज़ाम का भी पेपर लीक हो गया है। पूरे देश के अंदर नकल कानून बनाने का अगर किसी ने काम किया है तो हमारी सरकार ने। पर जो लोग ये काम कर रहे हैं इन लोगों को कुछ ऐसी सज़ा दी जाए जिससे कि ये सोच के भी ऐसे काम ना करें। लेकिन ये एक बार का मामला नहीं है, ये होते ही रहता है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार ही कमज़ोर है या सिस्टम की गलती है? देखिए, सिस्टम में कहीं कुछ ना कुछ लापरवाही हो गई है, इसी वजह से हुआ है। आजकल का यूथ कहता है कि मेहनत हम करते हैं, लाठी डंडे हम खाते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो वो बड़े बड़े लोगों को मिल जाता है। ऐसा खुद भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं। अब कुछ ऐसे लोग सामने आ जाते हैं जो परिवार से या कहें राजनीतिक बैकग्राउंड से बहुत सक्षम है, और वो आने पर राजनीति में प्रवेश करने के बाद राजनीति का स्तर इतना उठाते हैं, उठाने का मतलब इतना महंगा कर देते हैं, और कि एक आम युवक, एक आम युवा जो राजनीति में आना चाहता है, कुछ करना चाहता है, उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो इतना पैसा लगा देते हैं उस राजनीति में। अब कह रहे हैं सोशल मीडिया का दौर है, तो क्या सिर्फ चीज़ें सोशल मीडिया पर ही रह चुकी हैं या ग्राउंड लेवल पर भी काम होता है राजनीति में? कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो एक बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया जाता है राजनीति को अच्छा बनाने के, फ्रेमिंग करने के लिए। जैसे कि हमारे देश में, उत्तराखंड की मैं बात करूं, अभी युवाओं की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी भी ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कहाँ पे सरकार पीछे रह रही है? तो हम सरकारी नौकरी के भरोसे तो नहीं बैठ सकते, हमें अपना व्यवसाय करना होगा, या फिर हमें कुछ अच्छा होगा, हम स्किल्ड बने, हमें कुछ काम आता हो जिससे कि कोई हमें उस काम के लिए ले ले। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे प्रभात वार्ता पॉडकास्ट में, और आपने हमें अपना समय दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैडम, मैं आपका, आपकी टीम का, आपके चैनल और आपके श्रोताओं का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमें समय दिया, और आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है। आपके श्रोताओं को के सामने अपने जो विचार है वो रखने का मौका मिलेगा। आप सभी का धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी राजनीतिक जर्नी कैसे शुरू हुई और आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली राजनीति में आने की? ये तो देखिए बहुत लंबा, मतलब बहुत कम आयु थी मेरी। मैं 8 वर्ष की आयु से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, और जो हमारा मातृ संगठन है, और यही हमें एक ऊर्जा, एक संकल्प देता है कि हम इस राष्ट्र के लिए काम करें। तो जब हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, हमने ध्वज प्रणाम करा, तो उसी से हमें ऊर्जा मिली कि हमें देश के लिए, समाज के लिए, और कहते हैं ना, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। इस भाव के साथ एक मन में एक विचार जागृत हुआ कि हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। अच्छा, जैसे आप युवा नेता हैं, आपसे काफ़ी लोग इंस्पायर भी होते होंगे, तो क्या क्या चुनौतियां रहती हैं एक युवा के लिए राजनीति में आने की? देखिए मैडम, अब की जैसे हम बात करेंगे, तो जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं राजनीति में हूं, और राजनीति में होने के साथ साथ ऐसे बैकग्राउंड से हूं जिसमें राजनीति का दूर दूर से कोई वास्ता मतलब नहीं, और परिवार बहुत संघर्ष के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है, और हमें भी उसी लाइन पे जाना है। पर जब मन में आया है कि इस समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ करना है, और राजनीतिक सामाजिक रास्ते पे चल के कुछ करना है, अब कुछ ऐसे लोग सामने आ जाते हैं जो परिवार से या कहें राजनीतिक बैकग्राउंड से बहुत सक्षम है, और वो आने पर राजनीति में प्रवेश करने के बाद राजनीति का स्तर इतना उठाते हैं, उठाने का मतलब इतना महंगा कर देते हैं, और कि एक आम युवक, एक आम युवा जो राजनीति में आना चाहता है, कुछ करना चाहता है, उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो इतना पैसा लगा देते हैं उस राजनीति में। और मेरे जैसा कार्यकर्ता, हमारे पास तो सिर्फ अब हमारे संगठन के विचार हैं, और मन में यह है कि कुछ करना है। हम कोई परिवार से बहुत धन बल से सक्षम लोग नहीं हैं,
पर अगर हम सक्षम हैं तो अपने संगठन के विचार से, संगठन की पद्धति को लेकर। पर जब ऐसे लोग आते हैं और संगठन जब राजनीति में इतना पैसा व्यर्थ करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। देखिए राजनीति में क्या होता है आज के टाइम में, आप सोशल मीडिया देखते हैं, कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है। तो एक बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया जाता है राजनीति को अच्छा बनाने के, फ्रेमिंग करने के लिए। तो उस चीज़ का सामना युवाओं को करना पड़ता है। मुझे करना पड़ा तो उसका मतलब सभी युवाओं को करना पड़ता है, वो जो राजनीति में आना चाहते हैं या राजनीति में काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजनीति में आने के लिए पैसा, पावर ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा जो लोग आ रहे हैं वो इस लाइन को ख़राब कर रहे हैं। आप आइए, राजनीति में विचारों की ज़रूरत है। एक विचार कि मुझे अपने समाज को अच्छा करना है, एक विचार मुझे अपने देश को अच्छा करना है, एक विचार मुझे अपने समाज को कुछ देना है। जब तक हमारे मन के अंदर ये भाव नहीं होगा तो राजनीति नहीं कर सकते, आप कितने भी संसाधन उसमें फूंक लिए। और मैं तो मानता हूँ कि नेता वो जिसके मन में पीड़ा हो, जिसके मन में पीड़ा हो कि मुझे बदलाव लाना है समाज के प्रति, देश के प्रति, कि अपनी शोषित, वंचित या किसी के लिए भी प्रति, युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति हमने चेंज लाना है। जब तक उसके मन में दर्द नहीं होगा तो मुझे लगता है राजनीति में कामयाब नहीं हो पाएगा। ऐसा विचार युवाओं में होना चाहिए, मेरा मानना है। आप कह रहे हैं सोशल मीडिया का दौर है, तो क्या सिर्फ चीज़ें सोशल मीडिया पर ही रह चुकी हैं या ग्राउंड लेवल पर भी काम होता है राजनीति में? नहीं, अब देखिए पहले का जो राजनीति का ग्राफ था वो सारा ज़मीन पर था। एक होता था कि राजनीति में कहते हैं कि प्रवास बहुत ज़रूरी होता है। प्रवास जब हम जाते हैं, व्यक्ति से मिलते हैं, उसके दुख को साझा करते हैं, उसके दुख को सुनते हैं, वहाँ की कठिनाइयों को समझते हैं और फिर उसका निवारण करते हैं। अब ऐसा नहीं रहा है, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हम भी उसको इस्तेमाल करते हैं और सभी उसको इस्तेमाल करते हैं। पर सोशल मीडिया के इस ट्रेंड ने लोगों को नीचे तक जाना, नीचे तक लोगों तक पहुँचना, इसमें थोड़ी कठिनाई करती है। जी, जैसे कि हमारे देश में, उत्तराखंड की मैं बात करूं, अभी युवाओं की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी भी ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कहाँ पे सरकार पीछे रह रही है? देखिए पॉपुलेशन की बात करें तो अब आप देखेंगे कि दुनिया में सबसे बड़ा देश भारत जनसंख्या में हो चुका है। भारत जो देश है वो युवाओं का देश है। 60% से ज़्यादा यहाँ पर युवा है। अब सब लोगों को नौकरी देना इट्स इम्पॉसिबल, पर हम उनको कैसे व्यवसाय या उनको कैसे काम के लायक बनाएं, कैसे उनको स्किल्ड बनाएं, इस चीज़ पे हमें ध्यान देना होगा। अब देखिए जब हम सबसे बड़ी पॉपुलेशन बन चुकी हैं तो सबसे ज़्यादा मैन पावर भी हमारे पास है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने सारे देशों का दौरा कर रहे हैं, दुनिया भर के इन्वेस्टर हमारे देश में आ रहे हैं। अब अगर बिहार को देखेंगे, बिहार में ऐसी जगह सड़क पहुंच गई है जहाँ पे कुछ नहीं था। तो ये विज़न है, जब वहाँ पे सड़क पहुंच गई है तो वहाँ पे कोई व्यापार भी लगेगा, जब व्यापार होगा तो वहाँ के लोकल लोगों को व्यवसाय भी मिलेगा, काम करने के लिए रोज़गार भी मिलेगा। तो हम सरकारी नौकरी के भरोसे तो नहीं बैठ सकते, हमें अपना व्यवसाय करना होगा या फिर हमें कुछ अच्छा होगा, हम स्किल्ड बने, हमें कुछ काम आता हो जिससे कि कोई हमें उस काम के लिए ले ले। जी, आपने बात करी प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो आजकल में अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है सोना कम खरीदो, विदेश यात्रा कम करो। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हमारा देश, हमारा उत्तराखंड की बात करूँगी, कोई संकट में है? देखिए हमारा देश, हमारा प्रदेश नहीं, पूरी विश्व को अगर हम देखेंगे इस टाइम संकट के दौर में। ये युद्ध जो विश्व स्तर पर युद्ध चल रहा है, इससे चाहे वो किसी गांव का हो या किसी प्रदेश का हो या किसी देश का हो, ये सभी लोगों पे इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि संसाधन ही नहीं पहुंच पा रहे, गैस नहीं पहुंच पा रही है, तेल नहीं पहुंच पा रही, जितनी पर्याप्त मात्रा में चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। और जब तेल नहीं पहुंचेगा तो सीधी सी बात है उसका असर सब पे पड़ेगा। अगर हमारे तेल कम होगा या उसका रेट बढ़ेगा तो जो उसकी ट्रांसपोर्ट की सुविधा है वो महंगी होंगी, तो चीज़ें महंगी होंगी। तो इन चीज़ों का असर हम पे भी और पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इसमें तो हमें संयम रखना होगा और जो जो निर्देश हमें हमारी सरकार दे रही है उनको फॉलो करना होगा। और हम युवा हैं, हम कह रहे हैं 60% से ऊपर इस देश में युवा हैं, तो हम लोगों को संकल्प लेना होगा कि इस संकट की घड़ी में, देखिए कितनी बड़ी संकट की घड़ी जब कोविड आई तो हमने, हमारे देश के नागरिकों ने कितना बड़ा साहस किया, लड़ाई लड़ी, और उस दौर में हमारे देश ने और देशों की मदद भी की। ऐसी
नहीं होता कि किसी देश का नेता किसी देश के नेता के पैर छू ले। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैर छुए हैं और बड़े नेताओं ने, दूसरे देश के नेताओं ने, वो इसलिए छुए हैं क्योंकि भारत की लोगों ने, भारत की सरकार ने इतनी मजबूती के साथ इस कोविड के युद्ध को लड़ा और उनको उनकी सुविधाएं, जो वैक्सीनेशन थी, जो दवाइयाँ थी, वो उनको उपलब्ध कराई। तो जैसे हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अपने साथ हम सब का भला सोचते हैं, पूरे ब्रह्मांड को हम अपना परिवार मानते हैं। और इस जब हमने कोविड झेल लिया तो इसको भी झेल लेंगे। हमारा देश का युवा बहुत समझदार है, बहुत मजबूत है और जो सरकार निर्देश दे रही है उसका फॉलो भी, मैं तो आप सोशल मीडिया पे देख रहा था, लोग साइकिलों पे जाके वीडियो बना रहे हैं, साइकिल और अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज़ कर रहे हैं। इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा देश संकट की घड़ी में ना आए। जैसे कि आप एक युवा नेता हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे पदों पर आप रहे हैं, हमारा देश का, हमारे उत्तराखंड के युवा जो हैं ज़्यादातर नशे की ओर जा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये बेरोजगारी होने का कारण है, बेरोजगार इसका सबसे बड़ा वजह है या क्या है? देखिए मैडम, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार नशे के विरोध में, और हमारा जो उत्तराखंड है नशा मुक्त हो, ड्रग्स फ्री उत्तराखंड हो हमारा, इसको लेकर मुहिम चलाते हैं और कहीं बड़े स्तर पर ये कामयाबी हुई है। पर ये भी हमारा चिंता का विषय है कि हमारा पहाड़ का युवा इस नशे में जा रहा है। इसके पीछे के जो कारण हैं वो भी हमें देखने होंगे और कैसे उन तक पहुंच पा रहा है सामान। सरकार इतनी सचेत है, पुलिस इतनी सचेत है, तो कौन लोग वो हैं जो उनके पास तक नशा पहुंचा रहे हैं। तो इस चीज़ पे भी हमें अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। और मेरा तो युवाओं से यही अपील रहेगी कि बड़ा संघर्ष करना पड़ता है जीवन में कुछ करने के लिए, और जिस स्तर पर हमारे माता पिता या हमारी जो पहले की जनरेशन उन्होंने जहाँ तक छोड़ा, अगर हम उसको आगे ना ले जा पाएँ तो उनके संघर्ष को भी कोई फ़ायदा नहीं रहता। अगर उनके संघर्ष को आगे ले जाना है तो नशे से दूर रहना पड़ेगा और नशे का त्याग करना पड़ेगा। और जब व्यक्ति के अंदर नशा नहीं होगा, मैं तो कहता हूँ नशा होना चाहिए कुछ कर दिखाने का। एक युवा के अंदर ऐसा नशा होना चाहिए कि मैं कुछ करके दिखाऊं, अपने परिवार को प्राउड फील कराऊं, अपने लोगों को प्राउड फील कराऊं, मेरे ऊपर मेरा प्रदेश प्राउड फील करे, मेरा देश प्राउड फील करे। इस टाइप का नशा होना चाहिए। और जो वैसे नशे हैं उनसे युवाओं को दूर रहना चाहिए। जी, अभी आप वर्तमान में प्रधानमंत्री PMJY के सलाहकार भी हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये योजना कैसे काम करती है, आप हमारे ऑडियंस को बताइए। देखिए, भारत सरकार की PM अजय योजना, इसमें क्या है, जो सभी प्रदेशों के अंदर जो समाज कल्याण विभाग है और अनुसूचित वर्ग, जो अनुसूचित वर्ग है उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए, और जो छात्रावास बनते हैं और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जैसे कि बच्चों की पढ़ाई के लेके, जो भी अनुसूचित समाज के युवाओं को बढ़ाने के लिए, उनकी महिलाओं को स्किल बनाने के लिए, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए, उनको रोजगार के लिए लोन उपलब्ध कराना। अच्छा। तो जो ये गरीब का है, इसको मजबूत करने के लिए ये योजना चलाई गई है। उत्तराखंड में ये पद पहली बार ही हुआ है। जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार जी, उन्होंने एक कमेटी गठित की है। इसमें मेरे साथ साथ स्वराज विद्वान जी हैं, रेखा आर्या जी हैं और अन्य 3 व्यक्ति और लोग सदस्य और भी हैं इसमें। तो उत्तराखंड सरकार भी, जो भारत सरकार ने जो हमें गाइडलाइन दी है उसको फॉलो करके इस पर काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये गांव-गांव तक पहुंच रही है ये योजना? हाँ मैडम, हम रेगुलर जो जिला समाज कल्याण अधिकारी है उनसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी 29 तारीख को मेरी बैठक भी लगी है कि उत्तराखंड जिले की हरिद्वार जिले में, नैनीताल में, अल्मोड़ा में ये हमारी लगातार बैठक हो चुकी है और आगे भी ये बैठक चलती रहे। और बैठक का मतलब सिर्फ बैठक नहीं, कुछ परिणाम निकल के आए। जब केंद्र ने इसको सोच समझ के बनाया है इस योजना को, तो वो जनता तक पहुँचे और जनता तक लाभ मिले। जो पंक्ति में अंतिम छोर में खड़ा व्यक्ति है, अगर उसको हम विकास की धारा में जोड़ लें और वो विकास से आगे बढ़े, तो यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। जनता ये भी कहती है कि जब स्कीम्स आती हैं, कोई योजनाएं आती हैं, तो वो सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती हैं, वो गांव-गांव तक या जनता तक, उन्हें जनता इस चीज़ को लेके अवेयर ही नहीं होती है। देखिए, वो दौर अब ख़त्म हो चुका है। अब
मैं जैसे आपको कह रहा था कि सोशल मीडिया का ज़माना है, अब सब पता चल जाता है कि किसको किस योजना का लाभ लेना है और वो योजना उसके पास तक पहुंच भी जाती है। अब देखिए, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना बनाई, हमारी प्रदेश की सरकार ने उसे अटल आयुष्मान बनाई। उससे देखिए हमारे लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है प्रत्येक व्यक्ति को। अगर हमारे परिवार में 5 लोग हैं तो 5 लोगों को अलग अलग 1 साल में 5 लाख रुपए का उपचार मिलेगा। लेकिन कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे अभी तक ये भी नहीं पता है कि आयुष्मान कार्ड भी है। कई ऐसे गांव हैं मैम, ऐसा अभी तक, जैसे हम प्रवास भी करते हैं, अधिकारियों से मिलते भी हैं, ऐसा अभी तक कहीं हमें सामने नहीं आया है। और जिला स्तर के जो अधिकारी हैं कैंप लगाकर, और जो कहते हैं ना आंगनवाड़ी केंद्र, ऐसे ऐसे छोटे स्तर पर भी वहाँ केंद्र लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया है। भारत सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुँचाने का काम किया है। और इसकी स्वयं मॉनिटरिंग प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी करते हैं। वो कभी भी किसी भी ज़िले में किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी योजनाओं को लेके, या कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है तो कभी भी फ़ोन मिला लेते हैं। अभी आप देखते होंगे राजपुर रोड पे एक सड़क का मामला हुआ तो किसी ने सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट डाली तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ पर पहुँच गए। उस व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ कि प्रदेश का मुखिया वहाँ पर। तो हमारी केंद्र की भी सरकार, हमारी राज्य की भी सरकार लोगों के जन कल्याण के लिए, उनके कार्य करने के लिए बहुत सचेत है। और हम कहते हैं ना उसको कि हम वचनबद्ध है कि हम जनता के लिए काम करने के लिए आए हैं और उनके लिए काम करेंगे। अच्छा, यूथ आजकल का यूथ कहता है कि मेहनत हम करते हैं, लाठी डंडे हम खाते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो वो बड़े बड़े लोगों को मिल जाता है। ऐसा खुद भाजपा के कार्यकर्ता कहते हैं। देखिए, युवाओं को टिकट मिलना चाहिए, और जब युवाओं को टिकट नहीं मिलेगा तो युवा आएंगे कैसे आगे। युवाओं को टिकट भी मिलना चाहिए, युवाओं को चुनाव भी लड़ना चाहिए, उनको मौका भी दिया जाना चाहिए। पर कुछ समीकरण हैं संगठन के, उन समीकरण में क्या हम युवा या जो व्यक्ति वहाँ जिस चीज़ से दावेदारी कर रहा है वहाँ फिट बैठता है। देखिए, चुनाव का एक अलग तरीका होता है। चुनाव में हमें सीट निकालनी होती है, और सीट निकालने के हमें परफेक्ट कैंडिडेट चाहिए होता है। अगर हम युवा उस सीट की दावेदारी में परफेक्ट व्यक्ति बन रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी टिकट नहीं देगी। युवाओं को, जो यंग युवा हैं, ठीक है, उनको कई कई साल हो जाते हैं, 10-10 12-12 साल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो चीज़ नहीं मिल पाती है। इस पर क्या कहना इसका चाहिए? सामना करना पड़ता है युवाओं को। पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं 1 लाख नए युवाओं को राजनीति से जोड़ेंगे मतलब उनको संसद में बिठाएंगे और उनको विधानसभा में बिठाएंगे। तो जब देश के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो मुझे स्वयं को तो भरोसा है कि युवाओं को नंबर जरूर आएगा। लेकिन कई युवा हैं जो अभी भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे पॉलिटिक्स में, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए, जो हमारी युवा अवस्था होती है, सीखने की अवस्था होती है। राजनीति का जो करियर होता है, राजनीति का जो समय होता है, ये बहुत लंबा होता है, और राजनीति में ज्ञान भी बहुत चाहिए, राजनीति में पेशेंस भी बहुत चाहिए, ऊर्जा भी बहुत चाहिए। हम कम समय दे के अपना आप को ज़्यादा ना आगे, हमें सीखना है, और सीखने के बाद अपना आप को इतना मजबूत बनाना है कि स्वयं संगठन, जो भी संगठन हो, जो भी पार्टी हो, वो हमारे पे विश्वास करे और हमें टिकट दे। मेरा तो युवाओं से ये निवेदन रहेगा कि आप अपने काम पे ध्यान दें, अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि पार्टी को भी भरोसा हो कि जब हम इनको चुनाव लड़ाएंगे तो जीत के आएंगे, तो निश्चित रूप से आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। अच्छा, तो जैसे कि अभी हमने बात करी प्रधानमंत्री PMJY की, आयुष्मान की, तो इसमें धांधली भी होती है, क्योंकि सुनने में आता है धांधलियाँ भी होती हैं। अगर होती हैं तो क्यों? कहाँ पे सिस्टम कमज़ोर पड़ रहा है? देखिए, अगर कहीं पर इस तरीके की कमी या धांधलेबाजी पकड़ी जाती है तो हमारी सरकार ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल एक्शन मोड में, करप्शन बिल्कुल ना हो, जिसको जिस योजना का फ़ायदा चाहिए उसके पास तक वो योजना पहुँचे, इसको लेके बड़ी वचनबद्ध है। और अगर वहाँ धांधलेबाजी पाई जाती है तो वहाँ कार्रवाई भी होती है। हमारे लोगों को, अधिकारियों को, देखिए, सरकार योजना बनाती है, नेता योजनाएं बनाते, जनता के लिए लागू करते हैं,
पर जो और लोग कुर्सी पर बैठे हैं, जब हम अपने अंदर वचन ले रहे हैं कि हमें समर्पित होना होगा अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, तो अधिकारियों का भी एक वो बनता है कि वो अपनी पूरी निष्ठा से काम करें, और उनके पास तक जब कोई व्यक्ति आए, वो मजबूर व्यक्ति होगा, किसी संकट से जुड़ रहा होगा, किसी योजना का उसका फ़ायदा नहीं होगा, जब वो परेशान है तभी आपके पास आया है। जब आपके पास वो आया है तो उसकी समस्या का निवारण होना चाहिए, ये अधिकारियों को भी सोचना चाहिए। भाजपा महिलाओं को कितना सपोर्ट कर रही है? देखिए, भाजपा में तो महिलाओं का सम्मान ही सम्मान है। महिला आरक्षण की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। महिलाओं को बढ़ाने के लिए हमारे प्रदेश में, हमारी देखिए राष्ट्रीय से लेके प्रदेश नेतृत्व तक महिलाओं को मौका दिया जाता है। महिलाओं के आंखों में आंसू ना आए, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बना देते हैं। हमारी महिला, हमारी बहन खुले में शौच करने ना जाए, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री शौचालय बनवाते हैं। तो देखिए, किसी भी अगर आप योजनाओं को देखेंगे तो उसके पीछे का जो रीज़न निकलेगा, महिलाएं निकलेंगी, और देश की महिलाएं वो हैं। महिला युवा मिलके इतना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं कि आप देखिए चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये विश्वास जीता है। जब हम काम करते हैं, लोगों को भरोसा होता है, ये विश्वास जीतते हैं, तभी ये चीज़ें बनती हैं। महिलाओं के लिए तो भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है, कार्य कर रही है, कार्य करेगी। इस बार महिला आरक्षण बिल लागू नहीं हुआ, पर इसके लिए भी हम वचनबद्ध हैं कि आने वाले समय में ये लागू होगा। आपने आरक्षण की बात करी, तो आरक्षण पे आपकी क्या राय है? क्या आरक्षण अभी भी मिलना चाहिए? देखिए, मेरा मानना यह है, देखिए मैं खुद शेड्यूल कास्ट से आता हूँ। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया, तो उन्होंने बोला कि कुछ वर्ग ऐसे हैं, शोषित वंचित वर्ग हैं, जिनको आरक्षण का फ़ायदा देना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए, और विकास की धारा में उनको जोड़ना चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला कि ये योजना समय समय पर बदल देनी चाहिए। अब मेरा समय समय पर बदल देने का मतलब ये है, अगर मैं आरक्षण का लाभ ले रहा हूँ और मैं आरक्षण का लाभ लेने के बाद अच्छे पद पर बैठ गया हूँ, अच्छा अधिकारी बन गया हूँ, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मेरे इनकम के सोर्स बहुत अच्छे हैं, तो मुझे स्वयं इसकी चिंता करनी पड़ेगी, क्या मैं उस आरक्षण को लेने के लिए पात्र हूँ? क्या मुझे उसके व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ना चाहिए जो आज भी उसका लाभ नहीं ले पाया? आज भी बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं अनुसूचित वर्ग में जो आरक्षण का फ़ायदा नहीं ले पाए। आपको ये नहीं लगता कि सिर्फ एकमात्र आरक्षण ही है जिससे भेदभाव बढ़ता है? मेरा मानना यह है कि इसको लोगों को, देखिए सबका संघर्ष करने का तरीका अलग है। एक बच्चा जब सुबह उठता है तो उसके उठने से पहले उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया जाता है, उसके लिए कटलेट बना दिया जाता है उसके घर के बाहर उसकी वैन खड़ी होती है, उसको गाड़ी में बिठाया जाता है, वो चला जाता है। आने के बाद उसकी कोचिंग लगाई जाती है, उसके बाद उसके स्पोर्ट्स में बच्चा अच्छा करे उसके लिए उसको एक एकेडमी ज्वाइन कराती होगी, कराया जाता है। शाम को बच्चा के एक्टिविटीज़ में रहे, तो सब चीज़ों के लिए एक परिवार सोचता है। एक परिवार का बच्चा सुबह उठता है तो उसका परिवार का सदस्य बीमार है, गार्जियन बीमार है, संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, किसी को जाना पड़ रहा है सफाई की व्यवस्था करने के लिए। सफाई का काम कर करके उसके पिताजी की या उसकी माताजी की तबीयत खराब हो चुकी है, उस बच्चे को उनके साथ संघर्ष करना पड़ रहा है। सुबह 5 बजे उठना पड़ रहा है, अपने माता पिता काम पे चले गए, उसको अपने आप ही उठना पड़ रहा है, उसको नहाना है, उसको अपना नाश्ता भी बनाना है, उसको बच्चे को स्कूल जाना है, फिर वापस आके घर का काम भी करना है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस है। जो ये संघर्ष वाली लाइन है, इसको हम आगे तक लेके आए, और जब वो सक्षम बन जाए तो उनके मन से खुद से आवाज़ आनी चाहिए कि अब मैं सक्षम हो चुका हूँ, अब ये लाभ मेरे से हटकर उन लोगों को दिया जाए जिनको इसकी ज़रूरत है। मेरा स्वयं का मानना ये है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, पर मेरा मानना यह है ऐसा होना चाहिए। और जब मेरे पास ऐसा समय आएगा तो मैं निश्चित ही आपके सामने बोल के जा रहा हूँ कि मैं ऐसा ज़रूर करूँगा कि मैंने जो फ़ायदा लिया, मैं आज सक्षम हूँ, मेरा परिवार सक्षम है, तो ये फ़ायदा किसी को देना चाहिए। क्योंकि
ये समाज है, समाज बहुत बड़ा समाज है। समाज में लोगों के सोचने के तरीके होते हैं, काम करने के तरीके अलग होते हैं। और जब हमें एक मुट्ठी करके चलना होगा तो फिर कोई हमारे से अलग भावना पैदा करे। और ये तभी होगा जब हम अपने जो व्यक्ति कमज़ोर हैं, ऐसा नहीं है कि कमज़ोर किसी और वर्ग का नहीं हो सकता, उच्च जाति का व्यक्ति कमज़ोर नहीं हो सकता, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों से कमज़ोर हो सकता है। उस व्यक्ति को उठाना, सक्षम बनाना और विकास की धारा से जोड़ना, ये हम भारत के वासी हैं, हम सबका नागरिक है, मतलब हमारा सबका कर्तव्य है कि ये काम करना। बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, अगर आज आप युवा नेता नहीं होते तो आज आप क्या कर रहे होते? अब मैं वैसे तो मेरी लाइन नहीं थी राजनीति में आना, एक अचानक से पता नहीं कैसे हुआ कि ये राजनीति में काम करना है। यही था कि 12वीं कर ली थी, उसके बाद लॉ करनी है, लॉ के बाद फिर LLM करेंगे, फिर जज की तैयारी करेंगे, ऐसा विचार था। पर भाग्य में था एक जब संगठन से, एक विचार से जुड़ा तो मन में आया कि नहीं, समाज के लिए कुछ करना है। तो जब समाज के लिए कुछ करने का हमारा विचार हो गया तो वो इतना बड़ा हो गया कि मैं खुद छोटा हो गया और उसके लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। तो लेकिन आपने बीजेपी ही क्यों ज्वाइन किया? और भी देखिए, मेरे मन को और मुझे लगता है सभी के मन को भारतीय जनता पार्टी इसलिए भाती है क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक पॉइंट समझ आता है, वो है नेशन फर्स्ट। जब हम नेशन फर्स्ट की बात करते हैं तो हमें हमारा देश सबसे ऊपर दिखाई देता है। और जब हम देश सबसे ऊपर दिखाई देता है, हम जितने भी काम करते हैं तो वो ऊपर से लेके नीचे तक फ़ायदा सबको मिलता जाता है। मेरी पार्टी बोलती है कि स्वयं से बड़ा दल, दल से बड़ा राष्ट्र। मतलब हम सबसे ऊपर राष्ट्र को देखते हैं, फिर दल को देखते हैं। जो मेरा स्वयं है, मैं तीसरे नंबर पर आता हूँ। अगर मैं स्वयं को, अपने आप को सबसे आगे रखूँ तो मैं स्वार्थी बन जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा। मुझे किसी को लूटना हो, खुसूटना हो, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कुछ गलत काम करना हो तो मैं करता जाऊँगा। पर मेरा जो संगठन है मुझे विचार देता है कि स्वयं से बड़ा दल और दल से बड़ा राष्ट्र, तो इसके लिए काम करने के लिए हमें प्रेरित करता है मेरा संगठन, मेरा मातृ संगठन। तो आज से 10 साल बाद आप उत्तराखंड को कहाँ देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड तो बहुत विकास के मामले में कहते हैं ना, डबल इंजन से काम कर रहा है। आज हर जगह सड़क पहुंच चुकी है। आज रिकॉर्ड तोड़ हमारे यहाँ यात्री आ रहे हैं। अभी आने वाले समय में कुंभ आ रहा है, आपको दिख जाएगा कि कैसे आयोजन हमारे होंगे और कितने लोग यहाँ पर आएंगे। जब यहाँ पर लोग आएंगे तो यहाँ का जो व्यवसायिक एक चक्री होती है वो बढ़ेगी, यहाँ के लोगों को कमाने के साधन मिलेंगे, पैसा आएगा, हमारे उत्तराखंड में इन्वेस्ट होगा, तो हमारा उत्तराखंड का लाभ ही लाभ है। आने वाला भविष्य, उत्तराखंड का भविष्य बहुत उज्जवल है। आपने देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे की बात करी, तो आपको नहीं लगता कि पहले देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारनी चाहिए थी? देखिए, अब पहले सड़क आ गई है, अब धीरे धीरे देखेंगे आप, जब आशा रोडी से देखेंगे तो एक रास्ता अपना प्रेमनगर की तरफ निकल रहा है, तो जो इधर से क्या नाम है उसका, यमुनोत्री, गंगोत्री जिनको जाना होगा वो उस रास्ते से निकल जाएंगे। कुछ जो बच जाएंगे वो शहर के अंदर मसूरी जाने के लिए भी बिंदाल और रिस्पना पे काम चल रहा है, तो वो लोग भी बाहर आ जाएंगे। तो शहर का स्ट्रक्चर आने वाले 10 साल में, मेट्रो की बात चल रही है, आने वाले 10 सालों में उत्तराखंड का जो स्ट्रक्चर है बहुत बदलेगा। हमारे इनकम के सोर्स बहुत बढ़ेंगे, बहुत बड़ी तादाद में लोग उत्तराखंड घूमने आने जा रहे हैं, उत्तराखंड में पैसा इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। और कहते थे कि देहरादून आ रहे हैं तो ट्रेन देखने आ रहे हैं, क्यों? अंग्रेजों ने दी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ऐसा काम कर रही है कि देखिए हमारे पहाड़ के कोने में आखिरी तक हम ट्रेन से जा रहे हैं। और भी योजनाएं पारित होंगी, अभी मेट्रो आ रही है, तो विकास होगा। उत्तराखंड का बहुत तेज़ी से विकास चल रहा है, इसका लाभ आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा,
और हमारे प्रदेश में कोने में गांव में रहने वाले सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आप एक युवा नेता हैं और उत्तराखंड में पेपर लीक मामले आए दिन सामने आते हैं। पहले हकम सिंह का आया और अभी नीट एग्ज़ाम का भी पेपर लीक हो गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब अगर हम उत्तराखंड की भी और किसी भी स्टेट की या कहीं भी युवाओं से जब जुड़ी बात करेंगे, युवा तैयारी करता है, पेपर्स की तैयारी करता है और पेपर लीक हो जाता है, तो जो उस युवा ने मेहनत करी होती है खराब हो जाती है। और फिर जब तक समय अगला आएगा तब, और उस बीच का पीरियड खराब, मतलब उसका व्यर्थ समय हो जाता है। इससे युवा को नुकसान होता है। वे पिछले दिनों देखिए पेपर लीक हुआ, पर ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार ने उसमें कोई कड़े एक्शन नहीं लिए। पूरे देश के अंदर नकल कानून बनाने का अगर किसी ने काम किया है तो हमारी सरकार ने किया है। और जिन लोगों ने इसके पीछे जिनका हाथ था उनको सजा देना, उनको जेल तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। पर मैं तभी भी कहूँगा कि ऐसा ना हो। कानून हमने बना दिए हैं, हमने लोगों को जेल के पीछे भी भेज दिया, पर ऐसा आगे ना हो। और कैसे ये हो रहा है, कौन सा वो ग्रुप है, कौन सा वो गिरोह है जो ये काम कर रहा है, हमारी जो कहते हैं ना, हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा इसके लिए। क्योंकि अगर वो पेपर लीक हो जाता है और उस बच्चे ने पूरी तैयारी की होती है और जब तक अगली बार वो पेपर का समय आएगा, कुछ आएगा, तो वो उसका समय ख़राब हो चुका होता है। तो हमें इसके लिए काम करना पड़ेगा और हमारी सरकार कर भी रही है। बहुत से, हमने देखिए, कानून की बात कर रहा था मैं, कानून लाया है, पर जो लोग ये काम कर रहे हैं इन लोगों को कुछ ऐसी सज़ा दी जाए जिससे कि ये सोच के भी ऐसे काम ना करें। लेकिन ये एक बार का मामला नहीं है, ये होते ही रहता है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार ही कमज़ोर है या क्या सिस्टम की गलती है? देखिए, सिस्टम में कहीं कुछ ना कुछ लापरवाही हो गई है, इसी वजह से हुआ है। अब वो लिए मेन चीज़ है कि लापरवाही हुई किससे है। आयोग ने कहा कि हम पेपर कराएंगे, पेपर कराने के लिए आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करा, पेपर छपेगा, छपने के लिए किसी प्रेस को दिया, उस प्रेस में काम करने वाले व्यक्ति ने उसकी फ़ोटो लेके उसको वायरल कर दिया और वायरल करने के बाद 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए का पेपर बिक रहा है। तो अब जब तक वो पता चला कि वायरल हुआ है तब तक तो सबके पास पहुंच चुका है। अब उसको रोकना भी कैसे, मतलब एक बहुत बड़ा, मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा काम है कि उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे फेस किया जाए। पर मैं तब भी ये कहूँगा कि ऐसा कानून, ऐसी सज़ा का इसमें प्रावधान होना चाहिए जिससे लोग डरें ऐसा काम करते हुए। 2027 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपकी क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और आप विपक्ष को क्या कहना चाहोगे? देखिए, विपक्ष को मैं एक ही बात कहूँगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले कोई चुनाव की तैयारी नहीं करती। 24/7 365 दिन लगातार हमारी भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जनता के बीच में रहती है, कार्यकर्ताओं से जुड़कर काम करती है। हमारा काम करने का तरीका बड़ा अलग है, हमारा सिस्टम बहुत अलग है। लगातार हमारे वर्कर्स, कार्यकर्ता, हमारे नेता जनता के बीच में रहते हैं। तो हमारे लिए हर दिन चुनाव का दिन होता है और हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि 5 साल बाद, हमें जब चाहे तब चुनाव करा ले। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा काम करता है। रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष जैसे लोगों को भ्रमित करने का काम करता है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का काम करता है। आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे जिसमें देश को शर्मिंदगी दिखाने का काम विपक्ष करता है। तो जनता ये सब देखती है, तो इसका जवाब तो जनता उनको देती आ रही है और आगे देगी भी। और विपक्ष आने वाले समय में दोबारा से चेक करेगा तो जीरो ही दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनाव के समय की जरूरत नहीं, हम रेगुलर काम करते हैं। जब चुनाव आ जाए हम तब चुनाव को फेस करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आपने कहा जनता को सब पता है, लेकिन आजकल के यूथ, कई लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं विपक्ष की तरफ। जिस तरीके से बेरोजगारी हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप यूथ को? बहुत सारे, देखिए मैडम,
सोशल मीडिया की बात बताऊँ मैं आपको, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे थे, मिलियंस में उनके व्यूअर्स थे और फॉलोवर थे, और वो जब चुनाव लड़े 5,000 वोट भी नहीं मिले उनको। लोगों का देखना, फॉलो करना, उसके मज़े लेना और वोट करना बहुत अलग है। देश का युवा, देश की महिला, देश का बुजुर्ग, देश का सभी वर्ग अपने वोट के अधिकार को लेकर बहुत सचेत है, और वोट वो वहीं देता है जहां उसके परिवार से लेके देश तक को फायदा हो। ऐसी जगह वोट करने का काम देश का युवा और सभी तबके करते हैं। अब वोट इधर उधर हो जाए ऐसा असंभव है। विपक्ष तो कहता रहता है कि वोट में गड़बड़ी की जाती है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, दिल जीतने का काम करते हैं, तो जब दिल जीतते हैं तो वोट तो मिल ही जाते हैं। जो लोग दिल पे नहीं चढ़ेंगे वो वोट पे भी नहीं चढ़ेंगे। वो कहते हैं कि ईवीएम हैक कर लिए, ये कर लिया है, वो कर लिया है, कोई सबूत भी नहीं दे पाते। जब चुनाव आयोग कहता है कि आइए भैया हमें प्रूफ कीजिए कि कैसे हैक होती है, तब वो आते भी नहीं है। अब किसी स्टेट में अगर जैसे हिमाचल देखें आप, पंजाब देखें आप, केरल देखिए आप, हमारी सरकार तो नहीं बनी, क्या वहाँ धांधलेबाजी, जब हम पूरे देश में धांधलेबाजी कर सकते तो उस स्टेट में धांधलेबाजी क्यों नहीं कर सकते? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी हार को छुपाने का तरीका होता है। देखिए अब पूरे अभी इन चुनाव में सब जगह बीजेपी अच्छी तरीके से जीती, एक स्टेट में जीती, तो एक स्टेट की खुशी इतनी बना रहे हैं, और हम इतने स्टेट जीतने के बाद भी हम एक स्टेट में हारे तो हमें चिंता का विषय हो रहा है कि हम उस स्टेट में कैसे काम करें, हमारा संगठन कैसे काम करे, हमारी योजनाएं उस स्टेट में कैसे जाए। पश्चिम बंगाल में हम आए हैं, बहुत विपरीत स्थिति में हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, उत्पीड़न झेलने पड़ते थे, उनकी यातनाएं होती थी, उन लोगों को मारा जाता था, पीटा जाता था, उनको टारगेट किया जाता था। हमारे कार्यकर्ता किस तरीके से वहाँ काम कर रहे थे, जब उन्होंने इस सब चीज़ों को फेस करा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर, आज भारत सरकार की योजना वहाँ लागू होगी, वहाँ घुसपैठियों को रोका जाएगा। विजन के साथ हम काम कर रहे हैं। हमें सिर्फ सत्ता में आना ये हमारा मकसद नहीं, अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति का विकास कैसे हो, इसके लिए हम संकल्पित हैं और हम प्रयास करते हैं, और जनता के लिए ही काम करने के लिए आए हैं और जनता के लिए ही काम करेंगे। आपने विकास की बात की, डबल इंजन की सरकार है, तो देहरादून में सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है इसका? मैडम, देहरादून में तो आप कौन सा ऐसा फ़ायदा है नहीं मिला अभी। देखिए, फ़ायदा तो चलो छोड़िए, आप जब अभी आप बात करेंगे तो आप निकल के आएगा, ट्रैफिक वाली बात निकल के आ जाएगी कि देहरादून की जो ट्रैफिक की व्यवस्था ख़राब है, इसका भी रास्ता हम निकाल रहे हैं। एलिवेटेड सड़क बन रही है, रिस्पना बिंदाल पे काम चल रहा है, मेट्रो पे हम काम करने का विचार कर रहे हैं। ये चीज़ें अब देखिए ख़त्म हो जाएंगी। अब देहरादून से दिल्ली रास्ता कम हो गया है, समय कम लग रहा है, लोग आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा हमारे देहरादून को नहीं, पूरे उत्तराखंड को होने जा रहा है और हो रहा है। लास्ट में अब आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली यूथ के लिए? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नए युवाओं को मौका दिया जाएगा, और जो क्षमतावान हैं, जो विज़न रखते हैं, जो समाज के लिए, देश के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो आगे आए, राजनीति में काम करें, सीखने के भाव से आए। जब हम सीखेंगे तो हम भविष्य में अच्छा काम करेंगे। तो आइए, सीखिए और भविष्य के निर्माता बनिए और नेता बनिए। नेता मतलब हर फील्ड में नेता। अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, आप लॉयर बन रहे हैं, आप सब चीज़ में नेता, मतलब आप पंक्ति में अग्रसर होने चाहिए। तो मेरा आग्रह रहेगा, आप कुछ भी करें, पंक्ति में अग्रसर बन के काम करें, नेता बन के काम करें, लीडरशिप दें। राजनीति में आए या ना आए, वैसे तो मोदी जी आप सबको इनवाइट कर रहे हैं, पर आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, नेता बनकर काम करें। यह आपके चैनल के माध्यम से मैं युवाओं से आह्वान करता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने अपना समय दिया और बातचीत करके आपसे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। धन्यवाद मैम, थैंक यू।